तो सभी भाई और बहनों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीपी वाई क्यू में। पेट 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें जो डीआई का पोर्शन है हम लोग उसको कवर करेंगे। और पेट 2022 का पेपर 2 दिन में हुआ था, जिसमें जो पहला दिन है 15 अक्टूबर का, उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की डीआई हम लोग करेंगे। मतलब एक एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन जो डीआई है आज हम वो करेंगे। और इस पूरे डीआई में मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले से कर रखी हैं जिससे आपका समय बचे। और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी जगह जो पेट की जो डीआई है उससे संबंधित वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पेट 2021 का जो डीआई का क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल पे फॉरेस्ट गार्ड और पेट के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हैं, आप उसको भी जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डीआई। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी है जिसमें कंपनी के व्यय को दर्शाया गया है और इम्पोर्टेंट ये कि ये लाख में है। इसमें कंपनी का वर्षवार आंकड़ा है, इसका वेतन है, ईंधन और परिवहन पे व्यय है, बोनस जितना कंपनी के द्वारा दिया गया है, और कंपनी ने जो ऋण लिए हैं उस पर जो ब्याज की अदायगी है, और कंपनी ने कुछ टैक्स दिए हैं। तो इन सभी को जोड़ने के बाद कुछ आंकड़े आ रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि, यहाँ पे पूछा है औसत राशि, कुल राशि नहीं पूछा है, कितनी चुकानी पड़ी। तो औसत राशि अगर हम देखेंगे ब्याज की, तो यहाँ पे ब्याज वाला पोर्शन है, ये ब्याज है। ब्याज का टोटल निकला है 133.3, तो ये हो गया 133.3। और ये कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5, टोटल ये 5 वर्ष हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा 33, 5 छक्के 30, 3 बचा 33, और फिर 5 छक्के 30, और फिर तो ये आ गया 26.66 लाख। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, 26.66 लाख। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। पहले यहाँ पूछ रहा है बोनस, और ये किसके तुलना में पूछ रहा है, तो वेतन की कुल राशि। हम देखेंगे अब डेटा कितना है। तो हमारा जो कुल बोनस है वो 12 है, 12 लाख, और जो वेतन है वो 1954 लाख है। तो बोनस हो गया 12 लाख, ये हो गया 1954 लाख। इसको हमको प्रतिशत बदलना है, प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1200 बटे 1954। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1200 बटे 2000, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा जो दिया गया है वो डेटा थोड़ा दूर दूर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1200, इसको आप 400 से काटेंगे, 4, 3/5, 0.6%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.6%। 54वां है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। मतलब पूछा है 2011 में जो टोटल व्यय है वो 2015 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो 2011 का हमको ये जोड़ के निकालना पड़ेगा और फिर 2015 का जोड़ना पड़ेगा। तो 2011 का हम जोड़ेंगे तो 300 और एक 400, और फिर ये 85, 485 और 2 87, 87 और 13 हो गया 500, ये हो गया 500.4 आ गया।
और 2015 कैसे जोड़ेंगे, तो ये आएगा 450 और 152, ये 150 हो गया 602, 602 में 88 जोड़ेंगे 690, 690 और ये लगभग 40 के आसपास है, तो 690 और 40 हो गया 730 के आसपास, और फिर ये 3 731 32 के आसपास। इसको आप रफली भी जोड़ सकते हैं, ये आएगा लगभग 732 के आसपास, कुछ अप्रॉक्सीमेट आएगा, अप्रॉक्स। आप अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू ले सकते हैं, जब वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ले सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया 500.4 और ये आ गया 732। आप इसको सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं 500/700। देखिए आप जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये दिया है 70, 72, 68 और 75, मतलब सभी ऑप्शन में लगभग 2-2% का अंतर तो दिया ही है। तो अगर हम पॉइंट में अगर डेटा इधर उधर करते हैं तो उससे कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये 732 है। 732 का अगर हम 1% भी लेंगे तो 7 पॉइंट का हमको अंतर लेना पड़ेगा। मतलब इसको हम 700 अगर 25 ले लें तो इस डेटा को हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर की जो अंश की वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी बड़ी आएगी। और इसको हम फिर 25 से अगर हम डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, और ये बच गया 22, और ये 5 25 9, मतलब 20/29 गुणे 100 आ गया, तो ये हो गया टोटल 2000/29। इसको डिवाइड करेंगे अब, तो 2000/29 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, पहले तो जाएगा ये 6 बार, इसको डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 174, यहाँ बचेगा 26, फिर एक उतारेंगे 0, और 0 के बाद फिर ये जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा ये 232, फिर यहाँ बचेगा 28, फिर एक 0 उतारेंगे तो ये लगभग जाएगा 68 के आसपास ही आ गया है। तो मतलब ये है, ये लगभग 9 बार जाएगा। तो हमारा आंसर आया है 68.9। लेकिन हम लोगों ने जो हर का डेटा है इसको थोड़ा सा कम किया है, मतलब कि जो अंश की जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो इससे हमारा जो फाइनल उत्तर होगा इस अंश से वो थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 68.9 से थोड़ा सा कम उत्तर कौन सा है, 68.9 से थोड़ा सा कम है 68.33, ये इसका सही उत्तर है। या फिर अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पे आप भाग दे के देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में चूँकि इतना टाइम होता नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ तो इम्प्रोवाइजेशन जो है वो करना पड़ेगा। 732 है, इसको आप भाग दे दीजिए, जो भी उत्तर आएगा आप कर लिए, ये 68 पॉइंट के आसपास ही आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 55 कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है। पूछा है इसमें सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, मतलब कर पे कितना खर्च हो रहा है, और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर, ईंधन प्लस परिवहन पे कितना खर्च हो रहा है। तो यहाँ हमको दिख रहा है करों पर कुल व्यय 436 है और ईंधन और परिवहन पर 604 है, मतलब 436/604, तो ये हो गया 436/604। इसको हम किससे कट करें, इसको 4 से आप कट कीजिए, 4 एकम 4, 4 नवा 36, और ये हो गया 4 से 15 चौके 60, 4 एकम 4, तो इसका अनुपात आ गया 109:151। ये दिया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 109:151। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2013 के दौरान इन पदों पर कंपनी की कुल व्यय कितना है। तो पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये 500 दिया गया है, 500 है, 582 है, फिर 586 है, और फिर 738 है। मतलब हम जो 582 586 में अगर ऐसा कुछ आएगा तो उसको हम फिर
एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, और अगर 500 700 आता है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2013 का ये डेटा पूछा हुआ है, तो 2013 को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे यह है कितना, 524 है, इसको 525 ले लीजिए, 525 और ये 75, ये हो गया सीधे सीधे 600, 600 ये 105, 705, 705 में लगभग इसको 30 लीजिए, 705 और 30 हो गया 735, और ये 3 के आसपास 35 और 3 38, मतलब 738 के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू जो है ये हम लोग इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ऑप्शन था, ये देखिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन है 738 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है 738। अब हम चलते हैं अगली डीआई पर। ये जो हमारी डीआई है ये बहुत ही ज़बरदस्त डीआई है, और इसमें कैलकुलेशन तो इसमें बेसिक ही है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो चलिए पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रख दी हैं। तालिका को पढ़ना है ध्यान से, और इसमें जो स्टैंडिंग टाइम है कार का उसको काउंट हम लोग को नहीं करना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या है, ये कार का माइलेज है। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये 25, 22, 30, 20 और 25 ये कार का माइलेज। माइलेज का मतलब क्या हो गया, पहले इसका एक लाइन आप समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। माइलेज, माइलेज मतलब हो गया कि 1 लीटर तेल में कार जो है वो कितना दूर जा रही है। जैसे मान लीजिए अगर कार जा रही है 50 किलोमीटर, तो हम कहेंगे इसका जो माइलेज है वो 50 का है। वैसे इतना होता नहीं है, 15 बहुत है, तो 15 का माइलेज हो गया। दूसरा इसमें दिया है प्रतिदिन उपयोग हेतु डीजल की औसत मात्रा, मतलब जो इसमें एक कार को एक दिन में जो यूज करने के लिए डीजल दिया जा रहा है उसकी मात्रा दी गई है। तो वो है 10 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 25 लीटर और 20 लीटर। तीसरे ब्लॉक में दिया है 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा समय। ये 10 दिन में दूरी जो तय करने में लगा समय है। 10 दिन ये लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो 50 घंटा, 55, 50, 80 और 100। तो अब यहाँ पे समझने लायक चीज़ क्या है कि जो ये वाला बॉक्स है ये दिया गया है औसत जो है मात्रा है डीजल की एक दिन में, मतलब ये इनका माइलेज हो गया। और ये जो बॉक्स है ये, इसमें एक दिन में इनको कितना लीटर जो है डीजल दिया जा रहा है। तो अगर एक दिन में अगर 10 लीटर डीजल दिया जा रहा है तो इनको 10 दिन में, चूंकि यहाँ कहा है कि 10 दिनों के दौरान, यहाँ पे देखिए ये कहा है 10 दिनों के दौरान, तो 10 दिन में इनका हो गया 100 लीटर। ये एक दिन में 10 लीटर है तो इनका भी हो गया 10 दहाई 100। ये 12 है तो 12 दहाई में 120, और ये 25 लीटर एक दिन में मिल रहा है तो 10 दिन में हो गया 250 लीटर। एक दिन में इनको 20 लीटर मिल रहा है तो 10 दिन में हो गया इनका 200 लीटर। मतलब ये इनके कुल तेल की ये इनकी मात्रा निकल गई। अब हम देखते हैं कि इसको टोटल 100 लीटर तेल मिला है और ये 1 लीटर तेल में 25 का ये माइलेज दे रहा है। तो ये कुल दूरी कितना कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस कवर्ड है, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया 2500। ये 100 लीटर है, इसका माइलेज है 22 का, तो ये हो गया टोटल दूरी 2200। ये 120 लीटर है और ये 30 का माइलेज है इसका, तो 12 तिहाई 3600 इसका हो गया कुल दूरी। ये 250 लीटर है, ये है 20 किलोमीटर का माइलेज है, तो ये हो गया 5000 किलोमीटर। और जो अंतिम कार है इसके पास 200 लीटर तेल है और ये 25 का माइलेज दे रही है, तो ये भी हो गया 5000 किलोमीटर। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ चुका है, और हमको अब निकालना क्या है, हम निकालेंगे चाल। और चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम स्पीड अगर हमको निकालनी है तो चाल बराबर होता है दूरी डिवाइडेड बाई टाइम। तो एक का मैं चाल निकाल के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको अल्टो का अगर चाल निकालना है, तो अल्टो ने कुल दूरी कवर की है 2500 और इसने कुल समय लिया है 50 घंटा, 50 घंटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया
25 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही हमको सबका जो है वो चाल निकालना पड़ेगा। तो फिर ऐसे हो गया स्विफ्ट का हम देखेंगे। स्विफ्ट की टोटल दूरी है 2200 और 2200 समय लिया इसने 55 घंटा, तो ये निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर। टियागो का ऐसे है 3600 किलोमीटर की कुल दूरी है और समय है 50 घंटा, तो दूरी बटे समय हो गया यहाँ पे चाल निकल गया 72। ये 5000 किलोमीटर है, तो ये दूरी बटे यहाँ पे हो गया समय, ये इसकी चाल आ गई, और ये कुल दूरी है 5000 और बटे समय जो है इसका 100 घंटे है, तो ये इसकी चाल निकल गई। अब जब हम इतना डेटा निकाल लेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे आराम से। तो पहला क्वेश्चन पूछा है अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात। औसत गति मतलब उसकी औसत चाल। तो पूछा किसका रेशियो है, अल्टो और टियागो। हम देखेंगे हम लोगों ने क्या रेशियो निकाला है। अल्टो की जो चाल है वो 50 है और जो टियागो की चाल है वो है 72, यानी कि 50 और 72, 50 72। इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो ये हो गया 25 और 2 से काटेंगे तो 36। तो ये इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो इधर हम ले लेते हैं अल्टो है, मान लीजिए इधर अल्टो है, इधर क्विड है, और दोनों एक दूसरे की तरफ समान गति से, उनकी चाल में कोई अंतर नहीं है, समान गति से यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर जाते हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु पर ये दोनों मिले हैं, ये यहाँ से पहुँचा यहाँ तक और ये यहाँ से पहुँचा मान लीजिए यहाँ तक, और एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर जाते हैं, मतलब फिर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन में दे दिया यहाँ पे 2300 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर है। तो अब हम देखेंगे कि अल्टो की चाल कितनी निकली है और क्विड की चाल कितनी निकली है। तो अल्टो की जो चाल निकली है वो निकली है 50 और जो क्विड की चाल निकली है वो भी निकली है 50, मतलब दोनों की चाल जो है वो समान हो गई। अब तो जब आप एक कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं, जब दोनों के बीच की दूरी फिक्स है और जब दोनों की चाल समान है तो वो समान समय में ही मिलेंगी और समान समय में ही वो ये जो मिड पॉइंट है इससे समान समय में ही वो अपने अपने स्थान पे जाएंगी। मतलब जब चाल समान है तो उनके समय में भी अंतर नहीं होना चाहिए, ये कॉमन चीज़ है। तो इसका उत्तर आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अगर आप इसको निकालना भी चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर इनकी चाल 50 है, मान लीजिए इसकी चाल 50 है, इसकी चाल 50 है, तो अल्टो को जाने में समय कितना लगा, अल्टो को जाने में समय लगा 2300 बटा 50 और क्विड को जाने में समय लगा 2300 बटा 50। तो अंतर निकालना है हम लोग को, तो 2300 बटा 50 अंतर 2300 बटा 50, ये तो जीरो ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे दिया है मिनी कितनी जा रही है, 875 किलोमीटर जा रही है। 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 है। अब यहाँ पे स्विफ्ट दिया है 990 किलोमीटर है, तो इसमें समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल,
यही होता है। तो अगर हम मिनी की बात करें, मिनी की दूरी दिया है 875 बटे इसकी जो चाल होगी, और फिर स्विफ्ट, स्विफ्ट का दिया है 990 और बटे इसकी जो चाल होगी। तो मिनी की जो चाल है वो है 62.5 और जो स्विफ्ट की चाल है वो है 40, मतलब 62.5 और 40। तो मिनी का हो गया 62.5, ये हो गया 40। अब इसका हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए आप एक जीरो हटा के यहाँ एक जीरो ऐड कर सकते हैं, और ये जीरो कट गया। तो इसको हम 25 से काट सकते हैं, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट जो है वो कट रहा है, 3 डिजिट। तो ये हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25, 625। इसको 25 से काटेंगे तो 25 तिहाई 75, बच गया 12 और ये 5, 125, 25 25 125 और फिर जीरो। तो ये हो गया 350 बटे 25 अनुपाते 99 और 4। 25 से फिर ये कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 10, 25 चौके 100 और 14 चौको 56 अनुपाते 99। तो हमारा सही जो उत्तर है वो हो गया हमारा ऑप्शन सी 56 अनुपाते 99। अगला क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात है। तो ये है टियागो और मिनी, कुल दूरी का अनुपात पूछ रहा है। तो टियागो ने कुल 3600 दूरी कवर की है और मिनी ने कुल 5000, मतलब 3600 अनुपाते 5000। तो ये हो गया 3600 और अनुपात है इसका 5000 के साथ, 2 जीरो से 2 जीरो गया। इसको अब 2 से काटेंगे तो 18 और 2 से काटेंगे तो 25, 18 संबंधे 25, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 18 और 25। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, जितनी भी पांचों कार हैं उनके द्वारा जो कुल दूरी तय की गई है उनका योग पूछा है। फिर कार ए और कार बी के द्वारा क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हमको जो सभी पांचों कार हैं उनका पहले योग निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। तो सबका योग यहाँ पे निकालते हैं। तो ये हो गया 5000, 5 5 10,000, 10,000 हो गया ये, और ये 10,000, ये 2 12,000, 12 2 14, 14 3 15,000। तो यहाँ तक तो आया ये 15,000 और प्लस यहाँ पे 500, ये 200 700 और 700 ये 600 1300, मतलब 16,300। 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15 2 17, माफ़ कीजिएगा ये 17,000 है। तो ये हो गया टोटल 18,300। ये कुल दूरी जितनी 5 कारें हैं उनके द्वारा कुल दूरी हो गया 18,300। 18,300 हो गई कुल दूरी। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो कुल दूरी है, यहाँ तक कुल दूरी तय की गई, कार ए के द्वारा और कार बी के द्वारा क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में ये जो दूरी है, ये कार ए इसको 150 घंटा में, कार बी जो उसको 300 घंटा में तय करती है, तो उससे जो औसत गति निकलेगी उसका अंतर पूछा है। मतलब हो गया, अगर हम देखें कार ए का, मान लीजिए कार ए और ये है कार बी, तो कार ए की जो चाल है वो है 150 और कार बी की जो चाल है वो है 300। इसके बीच का अंतर पूछा है। तो अंतर कितना हो गया, इसको हम लोग अगर 2 से गुणा कर दें, ठीक, तो ये नीचे का पोर्शन 300 हो जाएगा सीधे सीधे, और हम 300 को कॉमन ले सकते हैं, और ऊपर से भी अगर हम लोग देखें तो ऊपर से भी 18,300 कॉमन हो जाएगा,
और यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो 1 यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये सीधा सीधा यही अंतर आ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये बच गया 183/3। 3 हो गया, 3 से 18, 3 एक 3, 61 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 61 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर है। अब हम देखेंगे अगली डीआई। ये जो डीआई है ये देखने में तो बहुत कठिन लग रही है, लेकिन ये उतनी ही सिंपल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस डीआई का सबसे पहले डेटा अलग अलग लिखना। जिसने भी इसका डेटा अलग लिख लिया वो इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को यह दर्शाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हर वर्ष के प्रारंभ में कंपनी में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग कंपनी से बाहर चले जाते हैं। वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और न ही कोई कंपनी छोड़कर गया। मतलब इसके पहले का जो वर्ष था वहाँ पे ना कोई शामिल हुआ न कोई गया, और वहाँ पे जो प्रारंभिक जो संख्या दी गई है वो जो है वो 5000 दी गई है। यहाँ पे देखिए कर्मचारियों की जो प्रारंभिक संख्या है ये सन 2000 में, मतलब यहाँ पे सन 2000 जो था वहाँ पे स्टार्टिंग में संख्या 5000 थी। इसके बाद कुछ लोग आते गए और कुछ लोग कंपनी से निकल के जब बाहर जाते गए। तो ये जो है कंपनी छोड़ने वालों का है जो डार्क लाइन है, और जो लाइट कलर की लाइन है वो है कंपनी में जो शामिल लोग हो रहे हैं, मतलब जो लोग कंपनी में अंदर आ रहे हैं। अब इसका पहले डेटा लिखेंगे तो सन 2001 का डेटा लिखेंगे। पहले हम लोग डार्क वाली लाइन का लिखेंगे, जो ये वाली लाइन है, ये वाली कंपनी छोड़ने वाले हैं, और ये कंपनी से बाहर जाने वाले लोग हैं। इसको देखिएगा तो पहले साल में 400 लोग जा रहे हैं यहाँ पे, दूसरे साल में 600 लोग, तीसरे में 550 लोग, 550 लोग, चौथे साल में 500 लोग बाहर जा रहे हैं, 500 लोग, पाँचवें साल में 600 लोग जा रहे हैं, 600 लोग, और अंतिम साल में 650 लोग जा रहे हैं, तो 650 लोग। फिर हम देखेंगे कंपनी में जो शामिल होने वाले लोग हैं, जो लाइट कलर की लाइन है, तो 500 हो गया तो 500 हो गया। दूसरे साल में 450 लोग आए हैं, 450 हो गया। अगले साल 600 लोग आए हैं तो 600 हो गया। फिर 700, फिर 700 की एंट्री हो गई। फिर 550 लोग आए हैं, 550 लोग, और फिर 700 लोग आए हैं तो 700 लोग। तो ये कंपनी में आने वाले लोग और कंपनी में जाने वाले लोग हो गए। लेकिन जो इनकी प्रारंभिक संख्या है वो तो निश्चित है। ये जो संख्या है ये तो हर वर्ष निश्चित रहेगी। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। तो कैलकुलेशन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में मान लीजिए 5000 लोग थे 2000 में, सन 2000 में, यहाँ पे 2000 में 5000 लोग थे। 2001 जब आया तो 500 लोग अंदर आए और 400 लोग बाहर गए। तो 400 लोग कंपनी छोड़ के चले गए, लेकिन 500 लोग आए हैं, मतलब 100 लोग एक्स्ट्रा आए हैं। तो संख्या जो थी वो 5000 थी, तो अब संख्या हो गई कंपनी में 5100। फिर ये 5000 लोग तो पहले से स्थिर हैं, तो 5100 जो संख्या है ये वर्तमान में है। अब 2002 में क्या होता है, कंपनी में 450 लोग आ रहे हैं लेकिन 600 लोग जा रहे हैं। तो हमारे 150 लोग निगेटिव हो गए, क्योंकि 450 लोग तो आए हैं, 600 लोग तो चले गए, मतलब ज़्यादा लोग गए हैं, तो 150 लोग ज़्यादा गए हैं। तो 5100 हमारी संख्या थी, इसमें से जब 150 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4950। तो वर्तमान में कंपनी में 4950 लोग हैं। फिर ऐसे ही 2003 में होता है। 2003 में 600 लोग आते हैं और 550 लोग जाते हैं, मतलब 50 लोग कंपनी में इस बार ज़्यादा आए हैं। तो 4950 पिछले साल थे, उसमें 50 जुड़ जाएगा, तो 5000 लोग वर्तमान में हो गए कंपनी में। 2004 में ऐसे ही 700 लोग आते हैं और 500 लोग जाते हैं, मतलब इस बार आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो 200 लोग ज़्यादा आए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं 200 लोग ज़्यादा आए हैं, तो 500 में 200 जुड़ेगा तो 5200 लोग हो गए कंपनी में 2004 में। फिर 2005 में 550 लोग आए हैं और 600 लोग गए हैं, मतलब 50 लोग जो हैं वो ज़्यादा गए हैं। तो 5200 में से 50 घट गया तो 5150 लोग कंपनी में वर्तमान में हुए 2005 में। ऐसे ही 2006 में 700 लोग आए हैं और 650 लोग गए हैं, मतलब 50 लोग इस बार ज़्यादा आए हैं
और 550 5150 में 50 जोड़ेंगे तो 5250 हो गया। तो इस टेबल को समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन में। जो इस टेबल को समझ लेगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। अब हम देखेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो 2003 में, ये 2003 है और कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे कितनी है, फाइनल जो है ये जो है वर्ष के अंत में संख्या फाइनल वैल्यू है, तो इनकी संख्या कितनी है, 5000 है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे 5000 है, इसका सही उत्तर हो गया। ये तो सीधे सीधे निकल गया। जो अगला क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है। शामिल होने वालों की न्यूनतम और छोड़ने वालों की अधिकतम। तो अब हम देखेंगे ये शामिल होने वाले लोग हैं, मतलब जो लोग अंदर आए हैं कंपनी में, तो इसका न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम संख्या इसमें 450 दिख रही है। लेकिन जो लोग बाहर गए हैं उसमें अधिकतम, अधिकतम कौन सा है इसमें, तो 650। तो आए हैं मिनिमम 450, गए हैं अधिकतम 650। तो आए हैं 450 लोग इन हुए हैं और आउट हुए हैं 650 लोग। इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो में 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45 और 13 25 65, 9:13। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर है, 9:13। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि चाहे कमी जो है वो अधिकतम है। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, इस क्वेश्चन बताना है, मान लीजिए ये 2010 है, ये 2011 है, 2012 है। तो पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2010 की तुलना में ये जो 2011 का डेटा है उसमें कितनी वृद्धि हुई है और कितनी हानि हुई है ये हमको बताना है। और वो बताना है हमको प्रतिशत में बताना है, मतलब किसमें सर्वाधिक वृद्धि चाहे सर्वाधिक लॉस। तो कंपनी छोड़ने वालों में अगर देखा जाए तो 2001 में यहाँ पे 400 लोग थे। तो यहाँ से अब हम तुलना करेंगे तो 400 से 600 गया छोड़ने वालों में, 400 से हो गए 600, लगभग 200 लोग एक्स्ट्रा छोड़ के गए हैं। 200 लोग एक्स्ट्रा मतलब 200/400, ये हो गया लगभग 50%। ये बहुत ज़्यादा डेटा है। फिर 600 से 550, यहाँ तो कम ही अंतर है। फिर 550 से 50, यहाँ पे 50 का केवल अंतर है। फिर 500 से 600, यहाँ पे 100 लोग छोड़ के गए हैं 500 की तुलना में, तो ये हो गया केवल 20%। और 600 से 650, इसमें तो फिर वृद्धि हो गई है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सीधे सीधे जो दिख रहा है 400 से 600, ये छोड़ के जाने वालों की संख्या जो बढ़ी है वो भी कितनी बढ़ी है, 200 बढ़ी है। और 200 हम लोग को तुलना करना है किससे, 400 से। तो 200 और बटे 400 और गुणे 100 परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 50%। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। या फिर इसको मैं आराम से बता दे रहा हूँ, कई लोगों के साथ समझ में ना आए। तो देखिए 2002 में यहाँ पे संख्या जो थी वो थी 400 और ये 600 है। तो ये 400 थे, 400 से बढ़ के गया 600। तो 200 लोग एक्स्ट्रा छोड़ के गए हैं, 200 लोग एक्स्ट्रा छोड़ के गए हैं किसके कंपैरिजन में, पिछले वर्ष की तुलना में। 400 में ये 100% हो गया, तो ये हो गया 50%। मतलब यहाँ जो हमारा डेटा निकल के आएगा वो हो जाएगा 50%। अब अगला देखते हैं, 600 से 550 है, तो ये तो केवल 50 का ही हुआ है, इसको छोड़ दिए, ये निकाल लीजिए। 500 से जो 600 है, जो ये एक बड़ा डेटा दिख रहा है, तो 500 से 600, 500 से 600 है, तो कितने लोग छोड़ के गए, 100 लोग ज़्यादा छोड़ के गए। 100 लोग ज़्यादा छोड़ के गए 500 की तुलना पे, गुणे 100, ये हो जाएगा कितना, 5, ये हो गया 20%। तो यहाँ हमारा डेटा निकल के आ गया 20%। तो 50% यहाँ पे है, ये 20% यहाँ पे है। तो इसमें जो ज़्यादा जो छोड़ के गए वो 2002 में छोड़ के गए हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 2002।
अगला क्वेश्चन है 2003 से 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि चाहे कमी हुई है। तो 2002 में 4950 लोग हैं और 2003 में 5000 लोग हैं। मतलब कि पहली बात तो क्लियर है कि यहाँ पे पहले तो वृद्धि हुई है, ये एक पॉइंट क्लियर है, लेकिन कितनी वृद्धि प्रतिशत में उसको हम देखेंगे। 4950 से 5000 तक, 2002 2003 4950 5000 वृद्धि हुई है 50 की। अब इसको प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे कैसे। 50 की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में हुई है, तो 4950 गुणे 100। अब देखिए इसको निकालने में आप कैलकुलेशन आप कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं आपका मन, लेकिन इसको सिंपल करने का तरीका क्या है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये 1% है, ये 2% है, 3% है, 4% है। मतलब डेटा यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है, तो इसको अगर थोड़ा सा हम ऊपर नीचे अगर हम डेटा को कर लेंगे तो हमारी जो अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 50 है, इसको सीधे सीधे अगर आप 5000 कर दें तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा भिन्न पर। तो ये सीधे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 5 एकम 5, मतलब 1%। इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया 1% जो है वो सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन पूछा है 2003 में और 2006 की तुलना में पूछा है। ठीक, तो 2003 में हम देख रहे हैं यहाँ पे 5000 लोग हैं और 2006 में है ये 5200 लोग हैं, मतलब 5000 और 5200। तो 2003 में 5000 लोग हैं, 2006 में 5200 हैं गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हो गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25/26 गुणे 100%। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको 2500/26 आप कर सकते हैं, इसको सीधे सीधे ले जाएंगे। तो अगर 226 है, इसको अगर आप 10 बार ले जाएं तो ये कितना बढ़ जाएगा, 260 पहुंच जाएगा। तो अब इसको 9 बार ले जाइए, 26 गुणे 2500, इसको 9 बार ले जाएंगे जब, तो 9 छक्का 54, 5 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 5 23, 234 हो गया। बच गया 16 जीरो, और ये 26 है, तो 26 को आप ले जा सकते हैं 25 से सीधे करके, तो 25 छक्के, तो इसको आप 6 बार ले जाएंगे। 6 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 छक्के 150 और 6 कम 6 156 हो जाएगा। 56 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा और फिर जीरो, तो 0.1 करके आएगा। तो ये 96.15 इसका सही उत्तर हो गया। 96.15% इसका सही उत्तर है। हमारी अगली जो DI है, ये DI जब पेपर में आई थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा क्लियर था नहीं। उसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे समस्या क्या थी। 2011 का जो डेटा है, देखिए कंप्लीट यहाँ पे टच हो रहा है इस लाइन से, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये 40 तो हो गई। 2012 का जो डेटा है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 40 की लाइन है और ये 60 की लाइन है, लेकिन इन दोनों में इतना जो है ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये 50 हो गया, और 50 और ये 60 के बीच में ये इतना पास लेके आया, लग रहा है कि ये 58 या फिर 59 है, जबकि इसको टच नहीं किया है। तो इसको ये 55 मान के इन लोगों ने उसका उत्तर दिया है। और ऐसे ही इसका है 2013 का, ये तो 60 और 80 के बीच में है, तो ये हो गया लगभग 70, और ये इतना होना चाहिए, तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए, जबकि इन लोगों ने 75 माना हुआ है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समस्या थी बच्चों को, और केवल इसी वजह से बहुत बच्चों का क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया था।
तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 2011 का जो डेटा है इसमें 40 माना गया है, 2012 में इसको 55 माना गया है, 2013 में ये चूँकि टच नहीं है पूरा 75 माना गया है, 2014 में 60 पूरा टच है, 2015 में ये भी यहाँ टच कर रहा है तो ये 80 माना गया है, 2016 में ये 60 के ऊपर है इसको 65 माना गया है, 2017 में ये 80 और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये 80 है, ये 80 है, ये 100 है और मिड पॉइंट लगभग यहाँ होना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा है लेकिन फिर भी इसको 90 ही माना गया है। तो इसको 90 माना गया है और जो 2018 का डेटा है इसको 95 माना गया है। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है तो हम देखेंगे 40 से 55 यहाँ बढ़ा है तो यहाँ डेटा बढ़ा है, टोटल कितना डेटा बढ़ा है यहाँ पे +15, 55 से 75 बढ़ा है ये हो गया +20, ये तो यहाँ पे घटा है इसको छोड़ देंगे, 60 से 80 20 बढ़ा है यहाँ पे घटा है छोड़ देंगे, ये बढ़ा है 25 और यहाँ पे +5 हुआ है केवल। तो जहाँ पे सर्वाधिक डेटा जो बढ़ा है वो 25 बढ़ा एक दिख रहा है, एक ये 20 दिख रहा है, ये 20 और 15। अब हम निकालेंगे इसका प्रतिशत। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 2017 का। 2017 में कितना बढ़ा है, ये 2017 में बढ़ा है 25 और 25, ये आधार इसका हो गया कितना 65 गुणे 100, 5 इसको काटेंगे तो ये 5 × 5 = 25, 5 से हो गया 13, 500/13, 13 × 3 = 39, बच गया 11, 10, 13/8 = 104, बच गया 6 और फिर हो गया 60 और 13 चौके 52, मतलब 38.4% हमारा पहला जो डेटा है वो निकल के आ गया। तो 2017 में आ गया 38.4%। अब हम अगली कैलकुलेशन करेंगे। दिया है 2013 के लिए, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 2013 में कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, पिछला वर्ष कितना है 55 है गुणे 100, 5 से काटेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 11, 400/11, 11 × 3 = 33, 7 बच गया 70, 11 × 6 = 66, मतलब ये 36% के आसपास आया है। तो हमको मैक्सिमम निकालना है तो अब इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म। 2013 में आ गया 36% के आसपास, इसको छोड़ दिए। फिर आते हैं 2015 में। 2015 में बढ़ा है यहाँ पे 20 पिछले वर्ष की तुलना में और इसका आधार वर्ष है 60 गुणे 100 और इसको सीधे सीधे देखेंगे तो ये तो 33% आ गया क्योंकि 1/3 है तो 33.33%। तो 2015 भी नहीं होगा, 2015 में आ गया 33%। 2012 बच गया है, 2012 का हम कैलकुलेशन करेंगे। 2012 में बढ़ा है 15 और आधार इसका 40 गुणे 100, इसको 5 से काटिए, 5 × 15, 5/8 = 40, ये हो गया 300/8। इसको तो हम 2 से भी कट कर सकते, सीधे भाग दे दीजिए, 8 × 24, 24 के बाद बच गया 6, 60, 8 × 7 = 56, 37% के आसपास ये भी आ रहा है तो उसको भी छोड़ दीजिए। मतलब हमारा जो इसका सही उत्तर है वो हो गया ऑप्शन डी जो है वो 2017 और इसका जो परसेंटेज है वो है 38.4%। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जितना भी वर्ष दिया गया सबका जो उत्पादन है उसका हम औसत निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जो औसत वैल्यू है उससे किस किस वर्ष में
ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हुआ है। तो इसका योग निकालेंगे अब हम लोग। तो योग हो गया इसका 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 16 6 22, 22 8 20, 20 6 26, 26 और 9 35, 35 और 9, 35 और 9 हो गया 44, मतलब 440। और इधर फिर देखेंगे 5 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 460। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक बार फिर से करते हैं इसको। तो हो गया 4 4 5 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 और 9 44, 44 और 9 हो गया ये 54 आएगा। 540 और 20 हो गया, ये 560 हो गया। ठीक है, तो 560 हो गया। अब 560 का हम एवरेज निकालेंगे तो कितना वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ष है। तो क्या 8 7 56, 70 जो है इसका ये एवरेज निकल गया। अब प्रश्न में यही पूछा था कि हमारा जो एवरेज है उससे कितने वर्ष ऐसे हैं जिनका जो उत्पादन है वो औसत से ज़्यादा है। तो ये 75 70 से ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, 90 भी ज़्यादा है और 95 भी ज़्यादा है। मतलब हमको ऐसे 4 वर्ष मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन डी जो है वो 4 वर्ष, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो क्वेश्चन में पूछा है 2013 और 2014 से गिरावट पूछा है। 2013 में 75 है, 2014 में 60 है, मतलब 75 से 60 हो गया। तो 13 में था 75, यहाँ पे हो गया है 60, तो कमी कितने की आई है, -15 की। तो प्रतिशत गिरावट कितनी हो गई, प्रतिशत गिरावट कितनी हो गई, 15 की कमी आई है 75 की तुलना में। 100, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 20, ये हो गया 20%। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी जो है ये 20% है। हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बराबर है। मतलब ये है यहाँ पे 2015 धन 2016 का हम औसत उत्पादन निकालेंगे कितना है, और फिर ऐसे जो दो ईयर होंगे, कोई भी ईयर ए धन बी, इनका जो औसत उत्पादन का योग होगा ये दोनों बराबर होगा, हमको ये मिलाना है। तो पहले 15 और 16 का देखते हैं। तो 2015 में 80 है, 2016 में 65 है। तो 80 धन 65, ये हो गया 5 और 8 6 14, तो टोटल योग जो है वो 145 आ रहा है। अब पूछा है कि किस वर्ष का जो उत्पादन है वो इन दोनों की योग के बराबर है। तो 15 और 16 का जो उत्पादन है वो कितना है, 145। अब हमको ऑप्शन मिलाना है कौन सा, इसमें से ऑप्शन ए जो है वो 14-15 है, बी जो है वो 16-17 है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो दिया है वो है 2014 और 2015। तो 2014 में 60 है और 15 में 80 है, ये 60 और 80 हो गया कितना, 140। ऑप्शन बी जो है 2016 और 2017 है, 2016 में 65 है और 2017 में 90 है, तो ये हो गया 9 6 15, 155। तो ये भी समान नहीं है। अगला है 2012 और 2017। तो 2012 में यहाँ पे 55 है और 2017 में यहाँ पे 90 है, तो 90 और 55 कितना हो गया, 9 और 55, ये हो गया 145। यही सही उत्तर है, ये हो गया 145, 145। इसका भी देख लेते हैं। तो 14 और 16 का कितना है, 14 का 60 है और 16 का है 65, ये हो गया 125। तो सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 2012 और 2017। अगला क्वेश्चन है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि है। 2011 और 2018, 2011 में 40 है
और 2018 में 95, मतलब 40 से जो 95 का ग्रोथ हुआ है वो कितना है, यहाँ पे 40 है, 2018 में 95 है, तो यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हुई है कितनी, 55 की। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 55/40 गुणे 100। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पच्चे, और 2 से काटेंगे इसको 55 को, तो ये हो जाएगा 27.5 गुणे 5। अगर ऐसा गुणा रहे तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 25 धन 2.5, ये हो गया 27 और ये हो गया 5। तो 25 25 सब लोग जानते हैं 125, और 2.5 पच्चे 12.5, तो इसका सही उत्तर हो गया 137.5%। तो हमारा सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 137.5%। इस तरीके का जो कैलकुलेशन है ब्रेक करके ये बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन इसको सॉल्व करना इस तरीके से। अब हम देखेंगे हमारी जो है अगली डीआई। ये जो डीआई का क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारा जो पहले दिन पेपर हुआ था पेट का, उसमें जो दूसरी शिफ्ट थी शाम वाली, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से अब आए हुए हैं, 4 डीआई के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 2011 से 2015 तक 5 जिलों में प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो आयोजित की गई हैं। इसमें जो भी बच्चे उपस्थित हुए हैं और उसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं और फिर जो उसमें चयनित हुए हैं उनकी संख्या दी गई है। इसमें जिला ए है, जिला बी है, जिला सी है, जिला डी है और फिर जिला ई है। 5 जिलों की संख्या दी गई है। मैंने इसको जोड़ के लिख दिया है जितने भी चयनित हुए हैं विद्यार्थी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या जो है वो न्यूनतम है। तो चयनित उम्मीदवार जो है वो ये हैं, ये इनकी संख्या न्यूनतम पूछा है, तो इसको जोड़ेंगे। 384 है, ये 378 आएगा, 361, 364 और फिर 340। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 340 है ये इन सभी में सबसे न्यूनतम है, मतलब जो जिला ई है ये। तो इसमें जो ऑप्शन ए है जिला ई, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सर्वाधिक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कैलकुलेटिव भी है। तो यहाँ पूछा है चयनित, हमको जिला सी का ही बताना है, जिला सी का ही बताना है। पूछा इसमें चयनित बटे उत्तीर्ण, इसका हमको रेशियो बताना है, ये वर्ष के अनुसार है। तो 2011, 12 और 13, 3 वर्ष का ही निकालेंगे। दिया तो ज़्यादा वर्ष का है लेकिन 3 वर्ष का ही निकालेंगे। तो 2018 है, अरे दो जो जिला सी है उसमें 2011 के लिए है ये 78 और उत्तीर्ण हो गए इसमें 720। ऐसे ही 2012 के लिए 85, 620, 13 के लिए 48/400, 14 के लिए 70/650 और 15 के लिए 80/950। हमको इनका जो है वो रेशियो निकालना और बताना कि किस वर्ष जो है ये मैक्सिमम है। तो हम पहले निकालेंगे 2011 का 78/720। 78/720 ये हो गया 2011 का। और पूछा है 2012, 2013। तो 2012 के लिए जो है ये 85/620 है और 2013 के लिए जो है ये 48/400 है। इसका प्रतिशत निकालना है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन यूज करना चाहिए। मतलब मेरे अनुसार देखिए, ये जो नीचे का अंक है ये है 720, और अगर ये 100% इसको अगर माने तो इसका जो 10% होगा वो होगा 72। ये 72 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 78 है, मतलब कि ये 10% से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा।
ऐसे ही जो दूसरा है ये 620 है और ये 85 है। तो 620 का जो 10% होगा वो हो जाएगा 62, लेकिन 62 से ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि ये इससे तो ज़्यादा ही पड़ेगा। ये जो 2011 है उससे तो ये ज़्यादा ही पड़ेगा। 2013 का अगर देखेंगे तो ये 400 है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 48 है, तो मतलब ये भी 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब ये निकला हमारा कि जो 2012 का है ये सर्वाधिक हमको प्रतिशत मिलने की संभावना है। अब अगर आप इसको एकदम 100% कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप इसका वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो वैल्यू इसका हो जाएगा, इसको आप काटेंगे, 5 से काट लीजिए, 5 हो गया 17 बजे 85, 5 से ये हो गया 5 कम 5 1 12, 5 दूनी 10, 2 5 चौके, तो 124 भागा 1700, 124 का 124 में करेंगे यहाँ पे तो बच जाएगा ये 6 हो जाएगा, तो 130 और 40, मतलब ये बच जाएगा यहाँ पे 46 बच जाएगा, और फिर एक और जीरो लगाएंगे तो फिर 124 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, ये लगभग जाएगा आपका 3 बार जाएगा, मतलब ये 13% के आसपास वैल्यू आएगी। तो हमारा उत्तर जो है वो 2012 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी जो है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए डीआई में ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ही निकालिए। डीआई में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अप्रॉक्सीमेशन का ही यूज करेंगे, और जहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं कि दोनों ऑप्शन जो एकदम पास पास हैं, तब आपको वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेशन ही यूज किया करिए। अगले क्वेश्चन पूछा है जिला डी, इसमें केवल जिला डी के बारे में पूछा हुआ है। जिला डी, जिला डी से उत्तीर्ण जो लोग हैं, जो लोग उत्तीर्ण हैं उन उम्मीदवारों का प्रतिशत बताना है जिला डी में उपस्थित होने वालों की तुलना में। ये उत्तीर्ण हैं और ये उपस्थित की तुलना में हमको बताना है, और इसमें ईयर कौन कौन सा है, तो 2012 है, 2013 है और 2014 है। तो ये है जिला डी, और 2012 का हम देखेंगे तो ये हो गया 600, और टोटल इसमें थे उपस्थित कितने, 6800, तो 600 बटे 6800 हो गया। ऐसे ऐसे जो है वो हम सबका लिखेंगे। 12 13 14 का ये हो गया 525 बटे 6500 और 725 बटे 7800। तो मैंने 2012 का 13 का 14 का डेटा जो है वो नोट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो गया 68 भागा 600, तो ये लगभग 9 बार तो जाएगा ही, क्योंकि 680 68 से 10 बार करेंगे तो 680, और 680 में से 68 घटाएंगे तो ये 8 बार जाएगा, 8% जाएगा। तो 8 अठाई 64 के 4 6, 8 छः 48, 48 6 54, 544 हो गया ये, तो ये वहाँ पे हो गया 50 6 56, 10 लगाएंगे जीरो, और इसको 70 मान लें तो 7 वट्ठे 56, 7 वट्ठे, तो ये 7 बार जाएगा, लगभग 8.7 हो गया ये प्रतिशत। इसको देखें अगर तो ये है 65 भागा 525, इसको 65 से अगर ले जाएंगे तो ये जाएगा 65, 65 दूनी होता है 130, और 13 चौके 52, मतलब 520, तो ये 8 बार जाएगा फिर से, तो 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 520, बच गया 5, 10 लगाएंगे जीरो, फिर से नहीं जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये जाएगा 65 से ये जितनी बार भी जाए, मतलब 65 650 ना, तो ये लगभग 7 या 8 बार जाएगा, मान लीजिए 8 बार जा रहा है, तो 8.08% जा रहा है ये। इसको देखेंगे तो ये 78 भागा 720 है, तो ये जाएगा 780 बार, तो ये 9% के आसपास जाएगा। लेकिन हमको जो पूछा है क्वेश्चन में सबसे कम पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे कम, तो ये 9% हो गया, तो इसको तो हम लोग को छूना ही नहीं है, तो ये हो गया ख़त्म। तो अब हमने तीनों वर्ष का जो है डेटा वो निकाल लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन
ये उतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा है, एक ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों हैं इसमें तो सबसे कम हमको ये दिख रहा है, लेकिन जो इसके पहले के वर्ष हैं जैसे कि 2011 हो गया और 2015 हो गया, उसका भी डेटा हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका डेटा अगर इन तीनों से कम आ गया तो इसका उत्तर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, और अगर उन दोनों का डेटा अगर इससे ज़्यादा आया तो इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 2013 वाला। तो जो 2000 जिला डी के लिए हम देख रहे थे, तो 2011 का जो है वो हो गया 680/8200, और फिर 2015 कैसे हो गया 485/5700। तो ये हमारा डेटा है। अब हम इसको कट करके देखेंगे, 2 जीरो से जो 2 जीरो गया, अब भाग देना है 82 से 680 में। तो ये कितना बार जा सकता है, 8 7 56, 8 28 64, तो ये 8 बार जाएगा, 8 28 64 मतलब 640, और 8 दूनी 16 मतलब 656। 56 ये हो गया 14, दशमलव लगाएंगे 0, ये आ गया 0.1, मतलब ये 8.1 आया है, जो कि इससे जो 2013 का डेटा है उससे तो ज़्यादा ही है, तो 2011 भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे 2015 में। 2015 में 2 जीरो से 2 जीरो गया, हमको भाग देना है 57 से 485 में। तो 57 से कितना बार जाएगा, ये 570 अगर जाएगा तो ये 10 बार हो जाएगा, और इसको 9 बार अगर हम ले जाएं, 9 बार 570 नहीं, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो हो जाएगा 8 7 56 6 5, और 8 5 40, 40 5 45, तो ये 56 आ गया। 56 4 60 और 25 मतलब 29 हो गया ये। फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 हो गया, और 57 है तो ये 60 6 चौको ये लगभग 4 बार जाएगा, 8.4, चाहे 8.5 ये जाएगा, 5 बार जाएगा, 8.5। तो ये भी 8.5 है, यानी कि ये भी 2015 में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन समझ लीजिए, इसमें अगर ये 3 ऑप्शन दिया है और इसमें ऑप्शन ये भी दिया है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब आपको पांचों ऑप्शन पहले निकालना पड़ेगा, और अगर इसमें सबसे कम ये अगर हमको दिख रहा है तब तो हम 2013 मारेंगे। लेकिन अगर हमारा कोई डेटा ऐसा निकलता कि 2011 में चाहे 2015 में, मान लीजिए हमारा डेटा निकल के आता 7.8, तो 7.8 2011 में पड़ता, तो इन तीनों ऑप्शन में वो है नहीं, तो हम लगाते नन ऑफ दीज। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पूछा इसमें उपस्थित की तुलना में जो चयनित है, इसका जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा किस में अधिक है, मतलब चयनित जो है वो ज़्यादा होना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। और इसमें वर्ष पूछा है सन 2011 का ही हमको सारा डेटा जो है वो लेना है। तो जिला ए का हम देखेंगे, जिला ए में यह है 94 और जो हो गया 8,000, तो 94/8000। ऐसे ही जिला बी में 82/810, जिला सी में 78/720, जिला डी में 85/680, और जिला ई में 75/700। हमको देखना है इसमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारा जो रेशियो है ये चयनित बटे उपस्थित का है, तो ये जिले के अनुसार जो है मैंने संख्या लिख दी है, और ये सारा डेटा 2011 का है। अब इसमें जो सबसे अधिक प्रतिशत होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसको अब निकालते हैं। तो पहला है ये 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हो गया 94/80। इसको 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, तो 2 से हो गया ये 6 7 47/40, ये हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 41/2 से काटेंगे तो 39, ये हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 78/75 है, ये हो गया 85/82, और ये हो गया
75/64। अब इन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा और हमको अप्रॉक्सीमेशन इसमें लेना तो व्यर्थ है क्योंकि डेटा बहुत पास पास है, तो हमको सारी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो पहला है 40/47, इसको देखते हैं। चालीस से कम 40 बच गया 7, दशमलव गया 0, 40 से कम 40 बच गया 30, फिर 0 लगाए, 4 सत्ते 28, 280 बच गया 20, और 40, ये 2 0 बढ़ गया तो 40 पंजे 200, यानी कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1.175 जो है वो आ गई। इसका आ गया 1.175। अब इससे ज़्यादा हमको जब वैल्यू मिलेगी हम तभी आगे की कैलकुलेशन उसमें बढ़ाएंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। दूसरा है 39/41, तो 1 बढ़ जाएगा, 39 से कम 39 बच गया 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा, फिर भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएगा। तो जब 1.0 के आसपास मान लीजिए 9 भी अगर आ जाए तो भी ये जो वैल्यू आएगी वो 1.175 से छोटी होगी। तो हमारा जो ये बी वाला कैलकुलेशन है इसको अब हम नहीं करेंगे, आगे करने की अब ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। थर्ड है 75 से 78 में भाग देना है। एक बार जाएगा 75, 3 बचेगा 0.0, फिर ये 0 लग गया तो ये 300 हो गया, 75 चौके तो 1.04, तो ये भी जो है वो हमारा नहीं होगा क्योंकि इसका 1.04 आ रहा है, ये भी बड़ा नहीं है। अब 82 से 85, इसमें भी 3 का ही अंतर है तो ये भी आना नहीं चाहिए। इसमें देखते हैं, इसमें बड़ा अंतर दिख रहा है। 64 से 75 में भाग दे के देखते हैं, 64 से 75, 64/75, तो 64 कहीं 64 बच गया 11, दशमलव लगाएंगे 0, 64 कहीं 64, 10 में से 4 गया 6, और बचा 10 में से 6 गया 4, 46, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 64 है तो उसको मान लीजिए 65, और 65 दूनी 130 और 13 39, मतलब कि 6 बार, ये लगभग जाएगा 7 बार जाएगा, क्या 7 बार, तो 7 चौक 28, क्या 2, 7 छक्के 42, 42 और 2 44, हाँ बच गया 12, फिर ये 0 उतार दिए तो अब ये गया 64 दूनी 60 60 120, ये 128, मतलब ये 1 बार जाएगा, 1.171 गया, ये थोड़ा सा ये कम है लेकिन डेटा बहुत क्लोज है। ये 1.171 गया है और ये 1.175 है, तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट ए है, इसमें ये हमारा सही उत्तर है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही एक लेंदी क्वेश्चन था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की जो संख्या है, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो चयनित हमको डेटा निकालना है, किसका, चयनित का, और चयनित में भी जो जिला ई है उससे जिला ए के तुलना में और गुणे 100, ये प्रतिशत हमको यही निकालना है। तो जिला ई में जो चयनित लोग हैं वो हैं 340, और जिला ए में जो है चयनित हैं वो है 384, तो 340/384 ये पूछा है, 340/384 गुणे 100, ये प्रतिशत में हो गया। तो इसको हम कर सकते हैं, इसको 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 से 4 8 32, 2 4 5 85, ये हो गया 4 से 4 9 36, 2 24, 4 छक्के 24, मतलब 85/96, तो 96 भागा 85 100 के आसपास ही आएगा। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसको 8 बार तो जाना ही चाहिए क्योंकि 960 हो जाएगा, ये 850 है, तो इसको 8 बार हम ले जाके देखते हैं। अगर 8 बार नहीं होगा तो फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा।
8 बार लग देखते हैं तो 8 छक्के 48, 8 4 8 9 72, 72 4 76, 768 हो गया ये। 96 ज़्यादा बचेगा तब 9 बार जाएगा तो 10 में से 8 गया 2 और 4, 4 में से 8 गया, 4 में से 6 गया तो 8, नहीं ये 8 ही जाएगा। चौरा तो ये 8 हो गया। अब ये जाएगा 96 से, फिर इसको 8 बार लेके जाइए तो ये फिर से आएगा 768 और बचेगा ये इसमें से 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 6 गया, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। तो ये 52 बच गया, फिर 10 में लगाएंगे 0 तो ये 520 आ गया। अब 520 जो है मतलब ये 5 बार जाएगा, चूँकि ये 96 है तो 5 बार तो जाएगा ही, मतलब इसका उत्तर जो है हमारा ये ऑप्शन डी जो है ये सही होना चाहिए। तो ये DI हमारी अब शायद ख़त्म होती है। हाँ, अब अगली DI आती है। तो अगली DI में दिया क्या है, अगली DI में दिया है कि 5 कंपनियां हैं और अलग अलग महीने हैं और उनके उत्पाद हैं, कुछ कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसको हम पढ़ते हैं। मार्च में कंपनी P और R, तो ये महीना है मार्च का, P + R। तो मार्च के महीने में ये मार्च है, ये P है और ये R है, मतलब 180 और 115। P और R द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या क्या? अप्रैल में उन्हीं कंपनियों के द्वारा बेचे गए। तो अब हम किस में देखेंगे? अप्रैल में। अप्रैल में भी P और प्लस R के द्वारा। तो अप्रैल में P का है, अप्रैल में P का है 160 और R का है 240। तो 160 और 240, 160 धन 240, ये कितना हो गया? ये 18 और 11 हो गया 29, 295 और ये हो गया 16 और 24 हो गया 400। 295 और 240, इसको 5 से अगर कट करें, किससे? 5 से काटिए तो 5 और 40, 80 आ गया और इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 4 बच गया 5 × 9 = 45। तो 59 संबंधी 80 जो है ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पहले तो पूछ रहा है कंपनी एस के बारे में और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक वृद्धि पूछा है। तो कंपनी एस है, इसका जनवरी में है 85 और अप्रैल में है 140, मतलब 85 से 140 का ग्रोथ हुआ है। 85 140 ग्रोथ कितना हुआ है 85 से? तो 85 से 15 हो गया 100 और 40, तो 15 + 40 हो गया ये 55। 55 का ग्रोथ हुआ है 85 पे गुणे 100, इसको 5 से काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 17, मतलब 1100 / 17। 17 छक्का 102, 6 बार जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बी और सी वाले। तो 17 छक्का 102, बच गया 8, 80 हो गया। तो 17 × 5 = 85, यानी कि 65% के आसपास इसका उत्तर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 64 और 62 है। यहाँ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक बार फिर से करते हैं, इसको देखते हैं। 17 भागा 1100, तो 17 छक्का 102, बच गया 8, 0 और 17 चौको 68, ठीक है, हो गया ये 68। 17 चौको 68 हो गया, तो ये बच गया 12 और 0, तो 64.71 इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% जो है वो माइल्ड स्टील के बने थे। तो मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या कितनी थी? तो इसमें टी के द्वारा कह रहा है, उसमें मंथ लिया है मार्च + अप्रैल + मई। हम देखेंगे प्रोडक्शन कितना है।
तो ये रही हमारी कंपनी टी, और ये है मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों 120, 165 और 165। तो 165 हो गया, 16 16 32 133, 330, और 330 और 120 हो गया 450। तो ये हो गया 450 टोटल हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि जो टोटल 32% जो है वो माइल्ड स्टील है, इसके 32%, 32% हो गया। इसको आप 50 से काटेंगे हम लोग जब, तो 50 दूनी 100, इसको 50 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा ये, और ये हो गया, इसको 2 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा, ये हो गया 16 नवा 144। तो इसका उत्तर जो हमारा हो गया वो 144। तो टी के द्वारा बेचे गए माइल्ड उत्पाद कितने हैं? 144 हैं। अब हम देखें हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी के द्वारा, यहाँ पे जो है वो मंथ यूज किया गया है। मंथ कौन सा है? फेब का मंथ है, और कंपनी है पी है प्लस एस है और प्लस टी है। इनके द्वारा बेचे गए उत्पादों का औसत हमको बताना है, पी, एस और टी का फरवरी में। तो ये फरवरी का महीना है, और ये है पी, ये है एस और ये है टी। इन तीनों को जोड़ना है हमको। तो 155 और 100, देखिए 110 और 90, ये हो गया सीधे सीधे 200, 200 और फिर 155, तो ये हो गया 355। अब 355 का हमको एवरेज लेना है, तो ये आ गया 355 डिवाइडेड बाई 3। ये गया एक बार, ये गया एक बार, बच गया 2 25, 3 8 24, ये लगभग 118। इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा 118, ये इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंपनी क्यू के द्वारा, तो यहाँ कंपनी क्यू की बात कर रहा है, जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर के द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। ये क्या है? अंतर पूछा है। यहाँ पे कंपनी क्यू का है और कंपनी आर का है, और महीना में दिया है जनवरी और मई। तो ये है जनवरी का महीना और ये है मई का महीना, और क्यू और आर का दिया है, तो होगा क्यू और ये हो गया आर। तो क्यू का हो गया 80 और आर का हो गया 130। तो देखिए यहाँ पे जो क्यू का महीना है उसमें जनवरी का हो गया 80 और मई का हो गया 120। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और 120 हमारा आ जाएगा ये 200, और ऐसे ही आर का जनवरी और मई में, तो ये है 155, 155 और 130। तो 155 और 130 हो गया, 155 और 130 कितना हो गया? 15 13 28, 285। तो 200 और 285 ये निकल गया, 200 और 285। इसका अंतर पूछा है, तो 285 में से 200 गया, सीधे अंतर आ गया इसका 85। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आती है हमारी अगली डीआई। ये जो हमारी डीआई है ये पाई चार्ट पर बेस्ड है, और इस डीआई को करने से पहले सबसे पहले मैंने 2 कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जिसमें से जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सबके लिए जानना एकदम अत्यंत ही आवश्यक है। इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये तो रिवर्स वाला हो गया, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। कोई भी जब सर्किल होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, तो सर्कल के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर जैसे मान लीजिए इस सर्किल का कोई हिस्सा है, जैसे यहाँ पे जो शिक्षा वाला हिस्सा है, मान लीजिए शिक्षा वाला हिस्सा अगर ले रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है जितना एंगल का कोण बनाता है, तो केंद्र पे इसने कितने का कोण बनाया? 80 डिग्री का। तो हम इसको कह सकते हैं कि 80 डिग्री का जो कोण बना है ये पूरे 360 डिग्री में ही बना है। 360 डिग्री का हिस्सा ही 80 डिग्री है। इसको अब हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो परसेंट में बदलने के लिए
100 का हम यूज करेंगे। यही इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू परसेंटेज। एग्जाम्पल पहला हमारा 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हमारा है 360 डिग्री में, और 100 से गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज बदल जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो 80 डिग्री है ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसकी जो वैल्यू है इसकी तो वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी, ये वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 80 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, यहाँ पे 52 डिग्री है, इसका मान तो बदलता रहेगा। लेकिन जो ये 100 जो वैल्यू है और जो 360 वैल्यू है, ये तो हर डेटा के लिए फिक्स रहेगी। तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं 100/360, और इसको 20 से काटेंगे तो ये 5/18 आएगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर डिग्री दिया हुआ है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 से सीधे गुणा कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू है वो परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। जैसे हमारा अगला है 65 डिग्री, उदाहरण के लिए, तो 65 डिग्री में 5/18 से गुणा करेंगे, तो 65×325/18, और इससे फिर भाग देंगे तो आएगा 18.05। और ऐसे ही मान लीजिए, वैसे इसका तो यूज पड़ता नहीं है, लेकिन सीख लेते हैं लोग, सीखने के लिए कहीं यूज पड़ सकता है। ये 22.5 डिग्री है, तो 22.5 डिग्री को लिख सकते हैं 22/100, और गुणे ये 360 से हम गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक, अब उसको करके देख भी सकते हैं। तो इसी मेथड का यूज करके मैंने सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, इसमें डीआई में कहा है कि इसमें जो विभिन्न क्षेत्र हैं विश्वविद्यालय के खर्च को ये दर्शाया गया है यहाँ पे अलग अलग मद में। तो हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कार्यक्रम और अनुसंधान के कंपैरिजन में। तो कार्यक्रम में देखेंगे हम, कार्यक्रम कहाँ है, कार्यक्रम में यहाँ पे है 35 डिग्री है, और अनुसंधान में जो है वो 65 है। तो 35 और 65 हमारा डेटा मिल गया। तो 35 से 35 और 65, तो ये कितना अंतर हो गया, 30 का अंतर हो गया। तो 30 का अंतर हो गया 35 पर, गुणे 100, 5×6 = 30, 5×7 = 35, 7/600, 7/8 = 56, 4 0 7×5 = 35, 85% से प्लस थोड़ा सा आएगा वैल्यू इसका। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है इसमें सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 86%। अगला क्वेश्चन है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है छात्रावास पे, और ये कुल, तो कुल तो हमारा 360 डिग्री है ही, हमको केवल छात्रावास पे देखना है। तो छात्रावास पे हो गया यहाँ पे जो है वो 46 डिग्री है, तो ये हो गया 46 डिग्री, इसको परसेंटेज में बदल देंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी को पहले पढ़ा था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 46 × 5/18। तो ये हो गया 46 पंजे, 5×6 = 30 के 0 हासिल लगा 3, 5×4 = 20, 20×3 = 23/18, और ये हो गया 18 का 18, बच गया 50×5 तो 50, 18 18 दूनी 36, ये 12 कुछ आएगा। तो 12.78 इसमें ऑप्शन दिख रहा है, 12.78 ये इसका जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि, जितने भी क्षेत्र हैं टोटल, मतलब 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो इतनी दी गई है। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1,80,00,000 रुपए है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री की वैल्यू है वो हो गई 1 करोड़, चाहे 1.8 CR हम कह सकते हैं। तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। तो आधारभूत
और छात्रावास। हम इसका देखेंगे कितना अलग अलग डेटा है। इसमें देखिए इसको सॉल्व करना जरूरी है। 360 डिग्री का मान अगर 1.8 CR है तो हम कहेंगे 1 डिग्री कितना होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ बटे 360। अब 180 से इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा ये 2 बार गया, और ये है 1 लाख का दहाई, सैकड़ा, 10 लाख, ये आ गया 1 डिग्री की ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब इस क्वेश्चन में जो आधारभूत है वो 50 है और जो छात्रावास है वो है 46। मतलब 50 और 46 का हमको अंतर चाहिए। आधारभूत जो है वो 50 है और छात्रावास जो है ये 46 है। इसका अंतर आ गया 4 डिग्री। तो 4 डिग्री गुणे 1 डिग्री का मान इतना है, तो इसको हम रख देंगे और ये आ जाएगा लगभग ये 20 के आसपास, जो भी इसका उत्तर होगा 2 लाख रुपए। इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 89। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। तो हम देखेंगे ये है खेल और ये है शिक्षा। खेल जो है वो 52 डिग्री है, खेल यहाँ पे 52 डिग्री है, और शिक्षा कितनी है, शिक्षा है वो 80 डिग्री है। खेल पे कम खर्च किया गया है 52 डिग्री। तो खेल पे 52 है, शिक्षा पे 80 डिग्री है। कितना इससे कम खर्च हुआ है, तो 50 से 60, 70, 80 मतलब 30, ये हो गया माइनस 28। 28 कम खर्च हुआ है। शिक्षा से हमको तुलना करना है, तो शिक्षा हो गया 80 और गुणे 100, तो ये निकल के आ गया 4 से इसको हम काट सकते हैं, तो ये चाहे 20 से काट दीजिए, 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, 4 सत्ते 28, 7 पच्चे 35% इसका सही उत्तर हो गया। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन सी दिख रहा है, 35% है इसका, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्वेश्चन में दिया है वर्ष के दौरान, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च, ये लाइन इसमें गलत है। खेलों पे खर्च की जरा इसको हम विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च, मतलब कि जो टोटल हमारा 360 डिग्री पे जो खर्च हो रहा था हमारा 1.8 CR जो खर्च हो रहा था, 1.8 CR जो हमारा खर्च हो रहा था ये वही है, केवल यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। कुल राशि जो 1.8 CR थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि है। तो हम लोगों ने पहले भी डेटा निकाला था 1 डिग्री का, 1 डिग्री का हमारा डेटा आया था। तो 1 डिग्री का हमारा जो डेटा है वो लगभग 50,000 आया था, और इसमें हमको देखना है शिक्षा और अनुसंधान पे जो खर्च है वो कितना है। तो शिक्षा पे खर्च जो है वो 80 डिग्री है, अनुसंधान पे जो है वो 65 डिग्री है। तो 80 और ये 65 हो गया, 8 से 14, ये हो गया 145 डिग्री टोटल। तो ये 1 डिग्री अगर इतना है तो 145 डिग्री का मान, तो 145 गुणे 50,000। तो 4 जीरो तो सीधे सीधे लिख देंगे हम लोग, 1 2 3 4, और 145 गुणे 5 करना है। तो गुणा ऐसे करिए आप, 500 से सीधे सीधे है, 100 का गुणा 500 में हो गया, फिर ये 40 दहाई का अंक है तो ये हो गया 200, और फिर ये 5 का इकाई का अंक है तो 5 पच्चे 25, मतलब 725, 725 और 4 जीरो। तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, ए वाला। देखिए 725 और ये 4 जीरो, ऑप्शन ए सही है। ये भी देखिए है, लेकिन यहाँ पे 1 जीरो की कमी है, तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा सही है। अब हम देखेंगे अगली डीआई। लेकिन अगली डीआई पे जाने से पहले मैं आपको एक बार ये फिर से याद कराना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि आ जाए, तो इसको कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से आप देख लीजिए फिर से एक बार। किसी भी डिग्री को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है,
तो हम लिखेंगे जितना भी डिग्री का मान है, जैसे मान लीजिए हमको अगर 60 डिग्री है, हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 60 गुणे 5/18, बस हमको 5/18 से गुणा कर देना है और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो प्रतिशत में आएगी। तो आप इस चीज़ को कहीं पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगली डीआई। ये जो डीआई दी गई है, ये मेरे हिसाब से 2022 में जितनी भी डीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं डे 1 में, उसमें सबसे अच्छे लेवल का ये डीआई है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर कोई भी कंपनी है, तो कंपनी अगर कहती है कि हमको 10% चाहे 20% चाहे 30% जितने का भी लाभ हुआ है, तो उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं। पहले उदाहरण के हम लोग लेके समझते हैं। माना कि लाभ जो है वो 30% है। 30% को हम लोग लिख सकते हैं 3/10। अगर वैसे लिखें तो ये 30/100 होगा और एक 0 कट गया तो ये 3/10 हो गया। जो 10 है, नीचे का जो हर वाला पोर्शन है वो व्यय होता है, चाहे खर्च होता है या फिर एक्सपेंडिचर होता है, और जो ऊपर का पोर्शन है ये लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। ये फॉर जो इक्वेशन है आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। जो आय होती है वो लाभ धन व्यय होता है। लाभ आपका 3 रुपये है और व्यय 10 रुपये है, मतलब आपकी टोटल जो इनकम हो गई वो 13 रुपये हो गई। अब इसका एक हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, एक एप्लीकेशन देखते हैं कैसे हम लोग उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। माना कि कंपनी ए और कंपनी बी है। कंपनी ए को 30% लाभ होता है, कंपनी बी को 70% लाभ होता है। तो 30% को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3/10, 70% का हो गया 7/10। तो कंपनी ए की जो टोटल इनकम हो गई वो हो गई 13 रुपये, 10 धन 3। कंपनी बी की जो टोटल इनकम हो गई वो हो गई 17 रुपये, 10 धन 7। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे कहे कि दो कंपनी है जिनका लाभ प्रतिशत 30% और 70% है, लेकिन जो उनकी इनकम है वो बराबर है, तो उसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 13 है, ये 17 है, तो 17 का गुणा आप इसमें कर देंगे और 13 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 17 गुणे 13, 17 गुणे 13, ये दोनों डेटा बराबर हो गया। अब आपकी इनकम जो है वो बराबर हो गई है और इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2001 से 2006 तक का डेटा दिया गया है। कंपनी ए और बी है, उसके द्वारा जो अर्जित लाभ प्रतिशत है वो दिया गया है। जो कंपनी ए है वो हल्के कलर में दर्शाया गया है। तो ऊपर वाला डेटा है 45, 50, देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है 45, 50, 60, 45, 70 और फिर 45। कंपनी बी का है 40, 30, 55, 60, 50 और फिर 50। तो ये डेटा यहाँ पे नोट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है 2005 में, वर्ष कौन सा पूछा है इसमें, 2005। इस डीआई को हम लोग थोड़ा सा आराम से भी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन डीआई है। 2005 में दो कंपनी ए और बी है। कंपनी ए है, कंपनी बी है, और उनकी आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात कितना है, 3:4। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात आपको बताना है। तो अब हम देखेंगे कि जो कंपनी है उसको 2005 में कितने का लाभ हुआ है। तो 2005 में कंपनी ए को 70%, कंपनी बी को 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी ए को हो गया 70%, इसको हो गया 50%। तो 70% को हम लोग लिख सकते हैं 7/10, 50% को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो ये तो इसका लाभ हो गया। तो अब हम इसका निकालेंगे आय। अब इसमें भी हम बताए थे पहले कि ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है लाभ, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये हो गया आपका व्यय, मतलब कि खर्च। और टोटल जो इनकम हो गई ये हो गया 7 धन 10 बराबर 17, और ये हो गया 1 धन 2 बराबर 3। तो कंपनी ए की इनकम हो गई 17, कंपनी बी की इनकम हो गई 3।
इन दोनों को हमको 3 और 4 के रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 3 और 4 के रेशियो में कन्वर्ट तब होगा कि हम कंपनी ए में 3 से गुणा कर दें, कंपनी बी में 4 से गुणा कर दें। लेकिन ये तब संभव होगा कि जब इन दोनों का मान बराबर हो। तो पहले हमको कंपनी ए में हमको 3 से गुणा करना है और कंपनी बी में 17 से गुणा करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अगर 51 है और ये 51 है, ये बराबर हो जाए और उसके बाद हम इनकम में अगर यहाँ पे 3 से गुणा करें और यहाँ पे 4 से गुणा करें, तब जाके देखिए ये 3 और ये 4 का रेशियो हमको मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो कंपनी ए जो है, इसमें यहाँ साइड में देखते हैं, कंपनी ए की जो इनकम है ये कितनी हो गई, 17। तो मेरा पहले का था और इसमें हमने 3 से गुणा किया और फिर 3 से गुणा किया, और कंपनी बी में हमारा 3 पहले से था, इसमें हमने 17 से गुणा किया और फिर 4 से गुणा किया। ये हमारा इनकम का रेशियो आ गया कि 3:4 में हो गया। अब कह रहा है कि 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात बताइए। तो जब ये 17 है और इस 17 में 3 और 3 9 से गुणा हुआ है, तो जब पूरे रेशियो में गुणा हुआ है तो इसके अंश और हर में भी उसी रूप में जब हम समान गुणा करेंगे तो उसके, जैसे कोई आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम लेते हैं भिन्न 2/5 और इसमें हम गुणा कर दें 4/4 से, तो इस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि 8/20 और फिर इसको आप काट देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4×5 20, फिर से हमको 2/5 मिल गया। तो व्यय का रेशियो निकालने के लिए हम इसको ऐसे आप समझिए, 7/10 है, नीचे वाला हमारा क्या था, व्यय था, और इस व्यय में हमने एक्स्ट्रा गुणा किसका किया है, 3×3 यानी कि 9 का गुणा किया है रेशियो। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा था ये 1/2 था, 1/2 था, इसमें हमने एक्स्ट्रा गुणा कितना किया है, 17×4 का, मतलब कि 68 का गुणा किया है। तो ये हमारा व्यय है। तो व्यय को अब हम डिवाइड करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 5 9×5 45 और ये हो जाएगा 68। तो इसका उत्तर हो गया 45:68। इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। एक बार इसको मैंने साफ साफ लिखा है और एक बार फिर से मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए का लाभ प्रतिशत 70% है, कंपनी बी का 50% है। 70% को हम लिख सकते हैं 7/10, 50% को लिख सकते हैं 1/2। हमने जब इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि जो अंश का हिस्सा होता है वो लाभ होता है और जो ये नीचे का हर का हिस्सा होता है वो व्यय होता है। और जब आप लाभ और व्यय को जोड़ेंगे तो कंपनी की टोटल जो इनकम है वो आएगी, यानी कि 10 और 3 बराबर 13 टोटल इनकम हो गई। तो इस हिसाब से जो इनकम है कंपनी ए की 10 धन 7 17 हो गई, और कंपनी बी की जो इनकम हो गई वो 1 और 2 बराबर 3 हो गई। प्रश्न में कहा है कि जो कंपनी ए है, कंपनी बी है, इनकी जो इनकम है वो 3 और 4 के रेशियो में है। तो 3 और 4 के, ये 3 और 4 के रेशियो में कहा हुआ है, तो 3 और 4 के रेशियो में बनाने के लिए हमको पहले कंपनी को का जो इनकम है पहले उसको समान करना पड़ेगा। तो ये 17 तो था ही पहले, तो ये जो 3 यहाँ पे था इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 17×3 हमारा हो गया, ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 51। और ऐसे इसमें 17 का गुणा कर देंगे तो 17×3 ये भी वैल्यू हो गई 51। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब इसमें हम अगर ए कंपनी में 3 से गुणा करें और बी कंपनी में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आय का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। तो यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया है, यहाँ पे 4 से गुणा किया है। अब हमारा जो रेशियो है वो 3:4 यहाँ पे बन चुका है। यहाँ तक बात जो है क्वेश्चन में दी थी वो क्लियर हो गई। अब पूछा है 2005 में उसके व्यय का क्रमशः अनुपात कितना है। तो इसमें जो व्यय वाला हिस्सा है वो देखिए हर वाला हिस्सा है। तो कंपनी ए का जो है वो 10 था, कंपनी बी का 2 था, लेकिन हम लोगों को हमारा जो मूल इनकम था उसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे 9 से गुणा करना पड़ा और यहाँ पे 68 से गुणा करना पड़ा। तो ये पूरे जब रेशियो में इतने से गुणा हो रहा है तो इनकम में हो रहा है, तो हमको व्यय भी तो उतना गुणा होगा, तो यहाँ पे भी 9 से गुणा होगा और यहाँ पे 68 से गुणा होगा। तो ये 10 9 90 हो गया और ये हो गया 68 दूनी जो भी हो, तो इसको हम 2 से इसको काट देंगे 5 बार और ये 9×5 45 और ये 68 हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कंपनियों की आय समान थी, इसमें इनकम को समान बताया है,
और कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था। पहले तो यहाँ पे 2005 सन के बारे में बात किया है और इनकी आय को समान बताया, मतलब पहले हमको इनकी आय को बराबर बनाना होगा और फिर इनके व्यय का हमको अनुपात निकालना होगा। तो शुरू करते हैं। ईयर है 2005, कंपनी है ए और बी। तो पहले हमको इसका लाभ प्रतिशत देखना पड़ेगा 2005 में कितना है। तो 2005 में इसका लाभ प्रतिशत है 70% और 50%। तो ये है 70%, ये है 50%। 70% मतलब फिर वही हो गया 7/10 और ये हो गया 1/2। इसका इनकम निकाल लेंगे हम। इनकम इसका आ गया 17, 10 और 7, और इसका इनकम आ गया 3। अब इसको हमको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें हम 17 से गुणा कर देंगे। तो 17×3 = 17×3 अब ये दोनों बराबर हो गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से हमको अनुपात बताना है। अब हम रेशियो बताएंगे किसका, व्यय का रेशियो। तो व्यय इसमें कौन सा है, व्यय इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है ये है, तो ये 10 का है और इसका जो है ये 2 का है। और इसमें हमने गुणा किया था किससे, 3 से, और इसमें हमने गुणा किया था किससे, 17 से। अब 2 से हम काट देंगे इसको, तो ये कटेगा 5 बार, तो हो जाएगा 5×3 = 15, और ये बीच में अनुपात तो लगा ही है, और ये हो गया 17। तो इसका सही उत्तर हो गया 15:17। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोशिश करेंगे, आप एक बार 2 बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में उसकी आय क्या थी। तो यहाँ पे वर्ष की बात किया है 2002। कंपनी बी की बात किया है तो हम देखेंगे कंपनी बी का प्रॉफिट कितना था। 2002 में कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो 30% यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 30% है। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें ये तो हो गया प्रॉफिट हो गया, ये मेरा हो गया खर्चा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 जो है ये हमारा आ गया टोटल इनकम। तो उसमें बी का जो व्यय है वो 200 करोड़ दिख रहा है। तो उसमें व्यय खर्चा कौन सा है, ये है 200 करोड़ है। तो कितना गुना हुआ है, ये 20 गुना हुआ है। तो पूछा 2002 में उसकी आय क्या थी, तो ये 13 है, तो इसको भी आप 20 गुना कर देंगे जब, तो कितना आ जाएगा 13×20 = 260 करोड़। ये उसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, 260 करोड़। अगले क्वेश्चन में 2001 की बात कर रहा है और कंपनी ए और बी का जो व्यय है उसको समान हम लोग को बनाना है। और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय दी हुई है, ये दोनों कंपनियों की आय मिला करके दी हुई है। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था ये बताना है। तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको ये 2001 के लिए सॉल्व करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा है कि पॉइंट ए और बी का व्यय जो है वो समान था। तो ये कंपनी ए हो गई, कंपनी बी हो गई। हम इसका अब हम देखेंगे कितना प्रॉफिट था। तो 2001 में जो इस कंपनी है उसका प्रॉफिट 45% है, कंपनी बी का प्रॉफिट 40% है। तो 45% और 40%, ए हो गया 45%, बी हो गया 40%। 45% हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45/100, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9/20, और इसको डिवाइड करेंगे 40%, तो 40/100, तो 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। इसमें ये हमारा लाभ है, ये हमारा व्यय है, इसमें ये हमारा लाभ है और ये हमारा व्यय है। इसमें टोटल इनकम अगर हम देखेंगे, हमारी इनकम कितनी है, इनकम हो गई पहले इनकम नहीं, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका व्यय समान है। तो व्यय समान करने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्यय जो है वो 20 है,
इसको 20 बनाना है तो हम 4 से गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में, जिससे भिन्न के रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब इसका जो नया मान है वो बन गया 8/20। तो ये हो गया 9/20, ये हो गया 8/20। अब हम इसकी जो इनकम है वो देख सकते हैं। तो इसकी इनकम हो गई 20 और 9 29, और इसकी इनकम हो गई 20 और 8 28। ठीक, ये टोटल इनकम हो गई। ये इनकम हमने क्यों निकाली है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दोनों कंपनियों की जो कुल आय है वो 342 करोड़ है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, 1 57 यूनिट है। इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 342 करोड़। तो 57 से कितनी बार जाएगा? भाग करेंगे तो 60 अगर इसको ले लें तो 6 का 36, 6 बार जाएगा। 6 7 42 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की जो वैल्यू निकल गई वो हो गई 6 करोड़। तो अब पूछा क्या है? पूछा है 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। तो दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना हो गया? यहाँ पे देखिए इसका लाभ कितना है? 9 यूनिट है। ये जो लाभ आपको दिख रहा है ये 9 यूनिट दिख रहा है, और यहाँ पे लाभ इसका दिख रहा है 8 यूनिट। तो ये 9 यूनिट और 8 यूनिट कितना हो गया? 9 और 8 हो गया 17 यूनिट हो गया। तो 17 यूनिट में 17 यूनिट और गुणे एक यूनिट का मान है 6 करोड़। तो 17 छक्का 102 करोड़ इसकी वैल्यू हो गई, और इसका सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन सी जो है वो 102 करोड़। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अब इसको एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 95, और ये जो क्वेश्चन है इस पूरे डीआई का मतलब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2003 में कंपनी ए का, इसमें बात की जा रही है सन 2003 की। 2003 में कंपनी ए का जो व्यय है वो 200 करोड़ है, और 2003 में कंपनी ए की जो आय है वो 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था। तो 2003 में कंपनी ए जो है इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 60%। कंपनी ए है इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 60%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ये हो गया कंपनी ए का। अब फिर कह रहा है कि 2003 में कंपनी ए की आय 2006 की अब बात कर रहा है, और कंपनी ए का ही बात कर रहा है। तो देखेंगे 2006 में इसका परसेंटेज, 2006 में जो कंपनी ए है उसका प्रॉफिट परसेंटेज है 45%। तो ये है 45%। इसको आप करेंगे तो ये आएगा 9/20। अब यहाँ पे जो लाइन दी हुई है इसमें 2003 में कंपनी ए की जो आय है, 2003 में कंपनी ए की आय कितनी हो गई? 538 हो गई। 2006 में उसके खर्च के समान थी 2006 में, लेकिन इसका खर्च जो है ये 20 है। तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको जोड़े हैं तो हमारी जो आय आई है वो 8 आई है, लेकिन ये कह रहा है कि इसका जो खर्च है 2006 में, ये और ये डेटा बराबर है। तो 8 और 20 तो बराबर है नहीं, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो अगर आप कर दें, जैसे मान लीजिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ गया। तो 40 करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे ये 20 है, आप ऊपर नीचे 2 कर सकते हैं, और ये जो 8 है 8 पंजे 40 कर सकते हैं। तो अब ये दोनों डेटा जो है वो बराबर हो गया है। दोनों डेटा जब बराबर हो गया है तो अब यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है 200 करोड़, अब हम इसका यूज करेंगे। तो कंपनी ए का ये जो डेटा है 3/5, 8 में 5 से गुणा हुआ है तो हुआ है 8 × 5 = 40। तो ये 5 और 5 से ऊपर नीचे जब गुणा होगा तो ये रेशियो में कोई परिवर्तन, देखिए 5 × 5 = 25, और ये 5 3 आए 15, ये 40 तो हो गया टोटल। तो ये जो 25 की जो वैल्यू है, चूँकि नीचे की जो वैल्यू होती है यही होती है हमारी खर्च। ये खर्च जो है वो दिया है 200 करोड़। तो 25 का मान दिया है 200 करोड़, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया? 25/200 होता है। तो एक यूनिट का मान हो गया 8 करोड़ रुपए हो गए। ठीक, तो अब मेरी वैल्यू निकल गई है। अब पूछा है 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी।
तो ये सन है 2006 और इसमें कंपनी ए की आय हमारी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हमने किया 9 दूनी 18 और ये हो गया 40, हमने 40 बराबर किया था। तो आय हमारी कितनी हो गई, आय हमारी हो गई 40 धन 18 बराबर 58। और 1 यूनिट का मान कितना है, 8 है। तो उसको आप गुणा करेंगे, तो उसको गुणा आप ऐसे किया कीजिए, ये 50 धन 8 और गुणे 8, ये ऐसे इजीली हो जाता है। तो 50 बट्ठे 200 नहीं 50 बट्ठे 400 और 8 अठाई 64, इसका उत्तर हो गया 464। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो गया ऑप्शन बी 464। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो जो लास्ट वाला डीआई है इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ये भी ख़त्म है, इसका डीआई नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। और इसके बाद जो 2023 का डीआई है उसको मैं कंप्लीट करूँगा, और 2021 का जो डीआई है पेट का वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ होता नहीं है। और जो इसके बाद जो जीएस का पोर्शन है उसका भी मैं सारा सेक्शन बाय सेक्शन में लेके आऊँगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।